सो गाइज एक टाइम ऐसा था कि मैं यहाँ पे सीएचओ और एनएचएम की जॉब के लिए बहुत ज़्यादा तरसता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब भगवान देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। सो हेलो गाइज, दिस इज देवेंद्र एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का डे मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे जो फाइनली जो ड्रीम जॉब थी मेरी वो मुझे अचीव हो चुकी है। जैसा कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का यहाँ पे परसों ही रिजल्ट आया था और उसमें जो फाइनल रिजल्ट आया था उस लिस्ट में मेरा वहाँ पे नाम था और मैं फाइनली आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे फाइनली सेलेक्ट हो चुका हूँ। सो अपडेट देने से पहले एक मैं छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन आपके साथ में शेयर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मेरे से पूछते रहते हैं कि सर आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आप कहाँ से रहने वाले हो, आपने कौन सी कॉलेज से पढ़ाई की है। तो मेरा नाम देवेंद्र है और मैं राजस्थान राज्य के एक छोटे से जिले से सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैंने मेरी पढ़ाई यहाँ पे जयपुर राजस्थान से कंप्लीट की है प्राइवेट कॉलेज से। 2020 में जीएनएम नर्सिंग पास आउट किया था एंड देन उसके बाद में पोस्ट बीएससी मैंने कंटिन्यू की थी और पोस्ट बीएससी कंटिन्यू के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक जयपुर के प्राइवेट अस्पताल में मैंने एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क किया था, वहाँ पे आईसीयू और ओटी के अंदर। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लास्ट जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उस वीडियो पे बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन था कि सर आप कैसे पढ़ाई करते थे, आपने आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए कितने घंटे यहाँ पे डेली आप पढ़ाई करते थे, क्या आपकी स्ट्रेटेजीज थी, क्या आपने कौन सी बुक फॉलो की है, कौन सी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है, आप मतलब कितने क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट करके आए हो, कितने क्वेश्चन आपके सही थे। तो बहुत सारे सवाल जवाब थे, जैसा कि मतलब एवरी कैंडिडेट्स को ये रिप्लाई करवाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे नए हो तो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का सपना रहता है कि मुझे एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना है, मुझे कहीं और जगह नर्सिंग ऑफिसर बनना है, केजीएमयू लाइक दैट, एसजीपीजीआई और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सबकी अलग अलग चॉइस होती है। लेकिन मेरे लिए एम्स मेरा कभी भी प्रेफरेंस नहीं था। मुझे हमेशा मेरी जो ड्रीम जॉब थी वो थी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर या फिर रेलवे में। या तो मुझे रेलवे में नर्सिंग ऑफिसर बनना है या फिर मुझे ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर बनना है, क्योंकि मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं मतलब रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे सर्विस ज्वाइन करूँ। इसके बाद मैंने 2020 में पास आउट होने के बाद में 2023 तक मैंने पोस्ट बीएससी के साथ साथ यहाँ पे जयपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 3 साल तक काम किया 2023 तक। देन 2023 के एंड में मैंने वहाँ से फाइनली रिजाइन कर दिया था और जनवरी 2024 से मैंने अपनी यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए जुट गया था और लगभग मैंने 1.5 साल यहाँ पे तैयारी की और 1.5 साल में मैंने लगभग यहाँ पे 7 से 8 अटेम्प्ट मैंने टोटल दिए थे और 8 अटेम्प्ट में से मैंने टोटल 5 एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं। क्वालिफाई ही नहीं बल्कि फाइनल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे सेलेक्ट हुआ हूँ। जैसा कि फर्स्ट में बात कर लेता हूँ कि राजस्थान 2022 का जो पेपर लगा था वो कैंसिल हो गया था। देन उसके बाद में मार्च 2024 के अंदर वो वापस से री एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर में मेरा ऑल इंडिया 97 रैंक में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में मेरा नॉर्सेट 8 में यहाँ पे एम्स नागपुर में सिलेक्टेड हुआ एंड उसके बाद में मेरा आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ और मेरा जो सीआरपीएफ एसआई स्टाफ नर्स था यहाँ पे जो 2020 वाली वैकेंसी थी वो 2024 के अंदर यहाँ पे कंप्लीट हुई थी, तो वहाँ पर भी मेरा मतलब फाइनली सेलेक्ट हुआ था। तो मैंने 5 एग्जाम यहाँ पे एक बार में क्वालिफाई किए हैं। 1.5 साल की मेहनत है ये, 1.5 साल की मेहनत मैंने दिन रात एक कर दिया था और बहुत मतलब मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था यहाँ पे जितना मेरे से हो सकता था। जैसा कि जुलाई 2024 के अंदर ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, उसमें जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें और उसके बाद में मुझे लगा कि यार इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और ये मेरी एक ड्रीम जॉब थी और मैं मतलब अंदर से पूरा टूट चुका था कि मतलब मेरा ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूँ। तो उसके बाद में मेरा सीएचओ का रिजल्ट आया, तो सीएचओ का रिजल्ट आने के बाद में मैंने अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखा, अपनी जो स्टडी थी उसको कंटिन्यू रखा और जितने भी एग्जाम्स आते गए उनका सबका मैं फॉर्म फिलअप करता गया और तैयारी में लगा रहा। हालांकि मुझे पता था कि मेरा राजस्थान सीएचओ के अंदर हो चुका है, लेकिन वो मेरे लिए एक कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि मेरी जो ड्रीम जॉब थी मुझे वहां तक पहुंचना था कैसे भी करके। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होते हैं कि जैसे एक जॉब हाथ लग जाती है तो उसके बाद में फिर स्लो हो जाते हैं, बट मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं किया। मुझे पता था कि मेरे पास राजस्थान सीएचओ की जॉब है, लेकिन मेरे लिए और भी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे इस लाइफ में अचीव करनी है। राजस्थान सीएचओ में सिलेक्शन होने के बाद में मैं फिर घर पे आ गया था थोड़े दिन, 1-1.5 महीने के लिए रेस्ट करना था थोड़ा इस वजह से। और उसके बाद में मैंने एक वापस से मतलब अपने मन में ठाना कि यार मुझे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पेपर कैसे भी करके क्लियर करना है। तो फिर मैं घर से वापस मेरे जो सामान थे बैग वगैरह वो लेके मैं वापस जयपुर गया और जयपुर में जाके मैंने एक फ्लैट लिया।
फ्लैट में रह के मैंने वहाँ पे प्रॉपर मैं मतलब आरआरबी की ही तैयारी करने के लिए गया था कि मुझे मतलब ये पेपर निकाल के आना है कैसे भी करके, चाहे कुछ भी हो जाए, और जो करना होगा वो मैं कर लूंगा, और कितना भी मतलब इसके लिए दुख दर्द सहन करना पड़ जाए वो मैं करूंगा। बट मुझे मतलब ये जॉब हासिल करनी है, क्योंकि मेरे हाथ से ऑलरेडी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर निकल चुका है। देन मेरी जो सेकंड अपॉर्चुनिटी है, जो ड्रीम जॉब है, वो आरआरबी भी है, तो मैं इससे उसको कंपनसेशन कर लूँ। तो फाइनली मैंने जॉब किया यहाँ पे जयपुर में, फ्लैट लिया और फ्लैट में रह के अपनी वहाँ पे नेक्स्ट डे से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और तैयारी मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि मैं 8 घंटे पढ़ता था या 10 घंटे पढ़ता था। जिस दिन मतलब जब तक पढ़ता था जब तक मेरा मन नहीं भर जाता था। अब वो मन चाहे वो 12 घंटे में भरे या फिर 15 घंटे में भरे या फिर 6 घंटे में भरे, जब तक पढ़ता था तब तक मेरा मन नहीं भरता था। मेरा मतलब फिक्स नहीं था डेली का कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं मतलब मन भर के पढ़ता था यहाँ पे। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन था कि सर आप बुक कौन सी प्रेफर करते थे, तो बुक के लिए मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट मेरी चॉइस थी वो मैंने यहाँ पे पीआर यादव सोल्व की थी। लगभग 3 महीने में मैंने उसको 3 बार यहाँ पे निकाल चुका था। और उसके बाद में जब पीआर यादव कंप्लीट हो गई थी तो मैंने सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे टारगेट हाई बुक को दी थी। और टारगेट हाई बुक को, हालांकि मैंने उसमें टारगेट हाई से रिसर्च सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा था, बट मैंने एक बार उसको पूरा रिवाइज कर लिया था टारगेट आई को। देन उसके बाद जो मेरे यूट्यूब से जो जीनोमिक नर्सिंग एकेडमी से यहाँ पे जो डॉक्टर पंकज सर क्लास लेते थे रात के 9 बजे, वो क्लासेस में यहाँ पे लेता था और उन क्लासेस के यहाँ पे रजिस्टर में शॉर्ट नोट्स बनाता था और उन शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करता था। तब तक वो याद नहीं हो जाते थे, तब तक मैं उनको नहीं छोड़ता था। देन जैसे ही एग्जाम के 15 से 20 दिन रहते थे तो मैं उन शॉर्ट नोट्स को उठाता था, बुक को एक साइड रख देता था, क्योंकि बुक से अब वो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये जो टाइम होता है 15 से 20 दिन का, ये हमारे लिए गोल्डन टाइम होता है। और यहाँ पे हमें जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो हमारे की पॉइंट्स होते हैं, वो हमें रिविजन करना पड़ता है। सो मैंने वो सारे नोट्स वापस से उठाए और उनको मैंने अच्छे से रिविजन किया और क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करता था यूट्यूब से। उनकी जो क्लास आती थी उनसे लाइव सेक्शन में जो क्लासें चलती थी वहाँ से मैं क्वेश्चन सोल्व करता था। और उनका एक एग्जाम प्रेप के नाम से एक टेस्ट सीरीज था, वो मैंने ज्वाइन किया था। और ज्वाइन करता था तो वहाँ पे लगभग मेरी 200-250 रैंक आती थी। और जो टोटल कैंडिडेट्स से लगभग 1300-1400 कैंडिडेट्स वहाँ पे डेली टेस्ट को देते थे, उसमें मेरी 200 से 250 के बीच में रैंक आती थी। बट मुझे लगता था कि यार 200 से 250 रैंक मेरी बहुत कम है, जिस हिसाब से मैं स्टडी कर रहा हूँ। पता नहीं यहाँ पे मतलब क्या मिस्टेक्स आ रही है बार बार, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या माइनर मिस्टेक्स है, उन पे मेरे को एक बार जोर देना पड़ेगा। सो मैंने फिर अपनी थ्योरी को अच्छे से रिवाइज किया और उसके बाद में मैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। तो लगभग मेरी जो रैंक थी वो अंडर 100 आने लग गई थी। और उसके बाद में मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस होने लगा कि यार इस बार मैं निकाल दूंगा पक्का फाइनली। यहाँ पे मेरी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुई तो उसके बाद मैंने एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया। उस टेलीग्राम चैनल में मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स है, वो डेली लाइव टेस्ट देते थे वहाँ पे 9 से 10 बजे के बीच में। 100 क्वेश्चन का वो सेशन रहता था 1 घंटे के अंदर। तो वहाँ पे लगभग 300-400 कैंडिडेट उस टेस्ट को देते थे। और उसके अंदर जो मेरी रैंक थी वो मतलब ऐसा कोई दिन आता था कि मेरी रैंक मतलब सेकंड या थर्ड रैंक आती थी। उस टेलीग्राम चैनल पे मेरी जो रैंक थी वो हमेशा फर्स्ट रैंक आती थी। और उसके बाद में फिर मुझे लगने लगा कि यार अब मेरा मतलब जो क्वेश्चन सेशन था या जो कुछ मिस्टेक्स थी वो अब धीरे धीरे यहाँ पे ठीक हो रही है और अपनी रैंक भी अच्छी आ रही है। सो ज़्यादातर मेरी फर्स्ट रैंक वहाँ पे आती थी। बहुत सारे कैंडिडेट 300-400 कैंडिडेट्स में फर्स्ट रैंक लाना भी एक मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस के बराबर तो होता ही है। तो मेरा पढ़ने का तरीका यहाँ पे थोड़ा कैजुअल था, क्योंकि मैं यहाँ पे A4 साइज के जो 3 बंडल सेट थे वो लेके आया था शॉप से। और मैं वहाँ पे मतलब डेली लिख लिख के पढ़ता था। और मैंने तीनों बंडल जो थे A4 साइज पेज के वो तीनों भर दिए थे मैंने आरआरबी की एग्जाम से रिलेटेड। तो मैं मतलब लिख लिख के पढ़ता था तो अच्छी तरीके से मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए याद हो जाता था। और बहुत कम चांसेस होते थे कि मतलब क्वेश्चंस है वो रॉन्ग होगा, क्योंकि रेशनल यहाँ पे मेरा क्लियर हो जाता था। जो यूट्यूब की क्लासेस होती थी उनसे जो 4 ऑप्शन होते थे वो अच्छे से एनालिसिस करके समझाते थे। तो मेरा वहाँ से मतलब जो भी रेशनल था वो अच्छे से मजबूत होता जा रहा था डे बाई डे। बात कर लेता हूँ नॉन नर्सिंग पार्ट की। तो नॉन नर्सिंग पार्ट मैंने कहाँ से कवर किया, तो वो भी मैंने जीनोमिक नर्सिंग एकेडमी पे जो हमारे रमेश हुड्डा सर जी पढ़ाते हैं उनकी क्लासेस से मुझे बहुत ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदा हुआ। एक एग्जाम नहीं बल्कि जितने भी ये एग्जाम्स हुए हैं लाइक दैट डीएसएस भी हो गया, एम्स हो गया, आरआरबी हो गया, तो इनमें सभी में मुझे मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। वहाँ से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो सर। और
अच्छे से मतलब एनालिसिस करते हैं चीज़ों को। तो नॉन नर्सिंग पोर्शन में मेरा मैथ सब्जेक्ट है वो बहुत वीक था बचपन से ही, और मैं मैथ को मतलब कभी यहाँ पे सरदर्दी नहीं बनाता था, मैं पढ़ता ही नहीं था मैथ को, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मैथ नहीं आती और मेरा मतलब वहाँ पे टाइम खराब होगा। तो मैथ को मैंने कभी प्रेफरेंस ही नहीं दी, मैथ को मैंने कभी छेड़ा ही नहीं। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता था तो मैं उसको लेफ्ट कर देता था वहाँ पे। देन मैंने नॉन नर्सिंग में प्रायोरिटी दी जीके और रीजनिंग को, कि जीके और रीजनिंग जितना अपन कवर करेंगे उतना अपने लिए बेनिफिट है। अब जीके का यहाँ पे अनंत भंडार है कि जीके में कुछ भी पूछा जा सकता है, बट रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं, जैसे दिशा निर्देश वाले होते हैं, वो मतलब घड़ी चाल वगैरह ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं। वो 3-4 टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो मैंने उनको वहाँ पे उनसे पकड़ बनाई, और जो मेरा जो मेन टारगेट था वो यही था कि मैं 70 क्वेश्चन जो नर्सिंग के हैं उनको अच्छे से कवर करूं, क्योंकि सिलेक्शन ये दिलाएगा लेकिन रैंक वो दिलाएगी, सिलेक्शन दिलाएगा नर्सिंग और रैंक दिलाएगा नॉन नर्सिंग। तो मैंने यहाँ पे जो 70 क्वेश्चंस थे उसकी अच्छे से तैयारी करी। देन उसके बाद में मैंने जब लास्ट 20 दिन रह गए थे एग्जाम के, तो मैं मतलब यूट्यूब पे वहाँ पे जीके की और रीजनिंग की क्लासेस लेता था 1-1, 2-2 घंटे, और जो मेरा मेन गोल था वो मैं नर्सिंग को ही कवर करता था। नेक्स्ट बात आती है एग्जाम से 5 दिन पहले की। तो एग्जाम से 5 दिन तक पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब मैंने 1 साल पढ़ाई की है आरआरबी के सिलेबस के रिगार्डिंग, और आज मुझे ऐसा लग रहा है एग्जाम से 3 दिन पहले कि यार मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो दैट्स इज फिजियोलॉजिकल थिंग्स, ये एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, ये हर एग्जाम में मेरे साथ होता था एंड टाइम पर एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले, कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। दिन थोड़े दिन बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज हुए। एडमिट कार्ड में मैंने देखा तो मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था वो दिल्ली में था, और मैं एग्ज़ाम से 1 दिन पहले दिल्ली में वहाँ पे पहुँच गया था, और दिल्ली में पहुँच के मैंने वहाँ पे नाइट स्टे के लिए एग्ज़ाम से 1 दिन पहले वहाँ पे होटल ले लिया था स्टे करने के लिए। और उस नाइट को भी मैंने वहाँ पे मतलब ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। हालांकि एग्ज़ाम से 3 दिन पहले मैं पढ़ाई छोड़ देता था यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन होता था अपने आप में। लेकिन मैंने उस नाइट को वहाँ पे नॉन नर्सिंग में जीके को 1-1.5 घंटा वहाँ पे देखा, एंड देन देख के फिर सो गया। और अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे जो मेरा स्कूल था एग्जाम सेंटर का, वहाँ पे रीच करके मैंने पहले एक हमारे सर कहते हैं कि एग्जाम से पहले एक डेयरी मिल्क खाया करो, तो मैंने वहाँ पे 100 रुपीज़ वाली एक बड़ी डेयरी मिल्क ली, और उसके बाद में मैंने एक यहाँ पे रेड बुल ली, और रेड बुल लेके फिर मैं अंदर गया एग्जाम देने के लिए। तो उससे क्या है, थोड़ी एनर्जी बनी रहती है हमारे शरीर के अंदर। देन उसके बाद वहाँ पे बायोमेट्रिक्स वगैरह करवाए, और फाइनली मुझे वहाँ पे सीट मिली। और फिर मैंने एक बार मतलब पेपर अटेम्प्ट करने से पहले, जैसे पेपर ओपन होता है तो उससे पहले मैंने यहाँ पे पूरा मतलब एक माइंड को अपने जो रूम था उसके अंदर वहाँ से ट्रांसफ़र करके, और फिर मैंने याद किया कि मेरा पेपर अच्छा जाना चाहिए। अब नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ कि मैंने एग्ज़ाम को कैसे हैंडल किया। वो एग्ज़ाम के 90 मिनट्स एग्ज़ाम हॉल में मेरे लिए क्या एक्सपीरियंस रहा। तो एग्ज़ाम के 90 मिनट्स पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हो। वहाँ पे आपने पूरे साल क्या पढ़ा ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि आप 90 मिनट्स उस एग्जाम के प्रेशर को कैसे मैनेज करते हो। तो मैंने एग्जाम हॉल के अंदर यहाँ पे टोटल आउट ऑफ 100 75 क्वेश्चन टोटल अटेंड किए थे, और 75 में से मेरा माइनस मार्किंग करके यानी कि कट पिट के जो मेरा फाइनल रो स्कोर था वो बन रहा था 53 के बाद में मेरे नॉर्मलाइजेशन में 3 नंबर यहाँ पे कम हुए, तो मेरा जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है जो फाइनल स्कोर था वो रहा 50.13 के बाद में यहाँ पे जो चेन्नई जोन से कट ऑफ गया था वो 49.01 गया था, और मेरा जो स्कोर था वो 50.13 था। तो फाइनली मैं यहाँ पे सिलेक्टेड हो गया था, और अभी डीवी के लिए और मेडिकल के लिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है। सो बहुत जल्दी वो प्रोसेस होने वाली है, क्योंकि पीछे ही नेक्स्ट एक वैकेंसी आ रही है 272 पोस्ट के लिए। तो ये इसके लिए मतलब प्रेशर है रेलवेज वालों के ऊपर, तो इसको मतलब जल्दी से कंप्लीट करवा के यहाँ पे फाइनली ज्वाइनिंग दे देनी है इनको। अब एग्जाम देने के बाद में जब आंसर की आई तो उसके अकॉर्डिंग भी मेरा जो स्कोर था वो अच्छा बैठ रहा था, और जब मैं पेपर दे के आया था तो उसके बाद में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार हाँ मुझे सिलेक्शन मिल जाएगा इस एग्जाम में। मुझे उम्मीद थी फुल, लेकिन भाई एग्जाम से और रिजल्ट से पहले अपन कुछ भी कंफर्मेशन नहीं कर सकते। फाइनल जो डिसीजन आता है वो रिजल्ट से ही निकलता है, बट मुझे फुल एक्सपेक्टेड था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और फाइनली मुझे वो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो मेरी सही साबित हुई, और फाइनली मुझे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया मेरा। जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन नाइट के 9:30 बज रहे थे, और लगभग मेरे यहाँ पे घर पे सोने की तैयारी भी हो चुकी थी। तो जैसे ही मेरा मैसेज बजा टेलीग्राम चैनल पे, तो मैंने वहाँ पे देखा तो मेरे मतलब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज हो गई कि यार आरआरबी का रिजल्ट आ गया। बट मुझे उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया होगा। तो मैंने जैसे ही वहाँ से मेरा रोल नंबर निकाला और उसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट किया,
तो एक बार तो उसमें दिखाई नहीं दिया क्योंकि जो रोल नंबर था वो नीचे की तरफ था। फिर मैंने वहाँ पे मैनुअली वहाँ टाइप करके और मेरा रोल नंबर उसमें मेंशन किया। देन उसके बाद में मेरा चेन्नई जोन की लिस्ट में मतलब 11वें नंबर पे मेरा रोल नंबर था। उसके बाद में मुझे शांति मिली कि यार कहीं में मेरा सिलेक्शन हो गया। नीचे मैंने भाग के नीचे जो पेज आता है उस पर देखा कि कट ऑफ कितना आ रहा है, तो उस पर 49.01 कट ऑफ था और मुझे ऑलरेडी पता था कि मेरे 50.13 नंबर है। उसके बाद में फिर मैंने देखा क्या यार ये फाइनल रिजल्ट है या फिर दो गुना को यहाँ पे बुलाया गया डीवी के लिए। तो जब मैंने उसके नोटिस को पढ़ा ऊपर से तो वहाँ पे 1:1 लिखा हुआ था और फाइनल रिजल्ट है और डीवी और मेडिकल के लिए आना है। तब जाके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और पहले तो मैं अपने रूम के अंदर बहुत देर तक रोया, लगभग आधे घंटे तक, क्योंकि भाई ये जो इमोशंस के आंसू होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं। फिर रिजल्ट आने के बाद में रो धो के बाद में फिर मैंने सबसे पहले मम्मी को बताया, मम्मी के बारे में फिर पापा को बताया, पापा के बारे में फिर भाई को बताया, सिस्टर को बताया। फिर धीरे धीरे मतलब रिश्तेदारों में और जो हमारे आसपास में पड़ोस में सब लोगों को सुबह तक यहाँ पे पता चल गया था कि देवेंद्र भाई फाइनली आरआरबी में सेलेक्ट हो चुके हैं। और उसके बाद में बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस आए। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे घर पे बताने के बाद में मेरे जो आइडियल थे, मेरे जो गुरु थे, मेरे लिए जो मतलब मैं कह नहीं सकता उनका मतलब कैसे आभार व्यक्त करूंगा। जो मेरे सर थे, मेरे गुरुदेव थे डॉक्टर पंकज सर, जिन्होंने बहुत मेहनत की यूट्यूब पर यहाँ पे, और उनकी मेहनत की बदौलत हालांकि हमने यहाँ पे पढ़ाई की, लेकिन आपको जब गाइड करने वाला अच्छा पर्सन होता है तो मैंने फिर फाइनली पंकज सर के इंस्टाग्राम अकाउंट पे उनको मैसेज किया और व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया कि सर मैं फाइनली आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में सेलेक्ट हो गया हूं। तो सर ने भी मुझे बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस दी। डॉक्टर पंकज सर की जो क्लासेस थी यूट्यूब पे, जो जीनोमिक नर्सिंग एकेडमी के नाम से चैनल है, वहाँ से मैं क्लास देखने के बाद में यहाँ पे 5 एग्जाम्स में सेलेक्ट हुआ हूँ। तो फिर बहुत ज़्यादा उनके लिए अप्रिसिएशन बनता है। बहुत डेडिकेशन था उनका, बहुत हार्ड वर्क था। और रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी जो सर थे हमारे वो क्लासेस लेते रहते थे। और लगभग यहाँ पे लाइव सेक्शन में 1500 से 2000 कैंडिडेट्स रात को 3 बजे तक भी उस क्लासेस को देखते रहते थे। इतना मतलब सर के प्रति डेडिकेशन था। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्ड वर्क है उनका। और अगर पंकज सर ये वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उनको। और मेरी तरफ से आपको सर बहुत बहुत थैंक यू, आपकी पूरी जीएनए की फैकल्टी को, जो आपने हमारे लिए यूट्यूब पे इतना इम्पोर्टेंट कंटेंट देके यहाँ पे फाइनली हम सेलेक्ट हुए। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो गाइस कैसा लगा आपको मोटिवेशनल वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि ऐसे मोटिवेशनल वीडियो और ऐसे स्टडी से रिगार्डिंग जो स्ट्रेटेजीज है, जो प्लान्स है, कैसे पढ़ना है, क्या कंटेंट पढ़ना है और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं सराउंडिंग, और अभी जो नेक्स्ट आरआरबी का जो पेपर होने वाला है उसके लिए भी हमारे जो टेलीग्राम पे हैं वो हम चैनल पे लाइव जो क्यूज होते हैं, क्वेश्चन सेशन, वो यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। सो उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करता रहता हूँ, हर वैकेंसी से जुड़ी हुई, हर वैकेंसी से रिलेटेड जो भी रिजल्ट वगैरह, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।